रूबरू कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं प्रियंका ठाकुर स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें फिल्म जगत का माहौल विरासत में मिला और कालांतर में वो भी इसका हिस्सा हो गए। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं अभिनेता और निर्देशक नासिर खान जी की। नासिर खान जी फिल्मी दुनिया के मशहूर हास्य कलाकार जॉनी वॉकर के पुत्र हैं। अभिनय की पाठशाला तो नासिर खान के घर से ही शुरू हो गई थी। नासिर खान जी बतौर अभिनेता अनेक टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, जिसमें से क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुसुम, केसर, कामिनी दामिनी, कसौटी जिंदगी की है। तो चलिए मिलते हैं नासिर जी से। नासिर जी नमस्कार। नमस्ते प्रियंका जी। जी नासिर जी, आपके पिता जॉनी वॉकर जी फिल्मी जगत के एक मशहूर हास्य अभिनेता रहे हैं और आपका बचपन इस महान कलाकार के सानिध्य में बीता है। तो आप अपने बचपन को किस तरह से याद करते हैं? मैं तो कहूँगा कि मेरा जो बचपन है, जितने भी सुनने वाले हैं उनकी तरह नॉर्मल ही रहा है, क्योंकि हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम जॉनी वॉकर के बेटे हैं। जिस तरीके की उन्होंने जिंदगी देखी थी एक्टर बनने के पहले, उसी तरीके का माहौल और उसी तरीके की जिंदगी उन्होंने हम सबको दी। जमीन पे रहो, नॉर्मल रहो, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ इसमें बनती है, कुछ लोगों की नहीं बनती है। तो वो जो है कि एक इंसानियत के लेवल पे, बतौर एक इंसान के लेवल पे आपको नॉर्मल रहना चाहिए। ये नहीं सोचते कि मैं फला का बेटा हूँ या मैं फला के घर से हूँ। वो जो भी है वो उनका है, हमारा नहीं था जी। और उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि नाम शोहरत ये ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसलिए उन्होंने भी मिड 70s में अपना काम कम करना और छोड़ना शुरू कर दिया था। एंड बाय 80s तो उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था। जी जी जी। हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि आप जॉनी वॉकर के बेटे हो और आप कुछ भी नहीं। जी जी जी। एक स्टारडम तो आपने महसूस किया होगा, नेम फेम, बड़ी बड़ी शख्सियतों का आपके घर में आना जाना, तो आपको भी एक अलग माहौल लगता होगा। आप क्या उसी चीज से इंस्पायर हुए? नहीं, मुझे तो बाद में पता चला कि हस्तियां कितनी महान है, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो वो रफी अंकल होते हैं, वो दिलीप अंकल होते हैं, वो देव अंकल होते हैं। आपको थोड़ी ना पता है कि ये देव आनंद द ग्रेट है, ये मोहम्मद रफी द ग्रेट है, ये दिलीप कुमार द ग्रेट है। एंड आई थिंक उसका जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे मदर और फादर को जाता है, बिकॉज कभी ये नहीं था कि बेटा ये देखो ये देव साहब है, ये इतने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने माहौल ही वैसा नॉर्मल सा रखा था। हमको तो जब बड़े हुए तब एहसास हुआ, बिकॉज तब इंटरनेट नहीं था। आपको सिर्फ थिएटर में ही जाके पता चलता था कि कौन एक्टर है, यू नो। तो ऐसे तो आपको बतौर निजी जिंदगी में कुछ पता नहीं चलता था, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी कि कौन स्टार है, कौन नहीं है, कौन मोहम्मद रफी है, कौन किशोर कुमार है। वो अगर आप गाने सुनो तो मोहम्मद रफी के गाने, मोहम्मद रफी है कितना बड़ा, वो आपको ग्लोबली और इंडिया वाइज तब तो पता होता ही नहीं था, बिकॉज वो एक्सेस चीजों की थी नहीं ना। जी जी। अब क्या आप लोगों को पता है, आप टीवी में काम करो, वेब में काम करो, तो इंटरनेशनल फेम मिल जाता है इंस्टेंटली। जी। तब ऐसा नहीं था जी। हमको बाद में पता चला, जब हम थोड़े बड़े हुए, जब फिल्में देखी, जब दुनिया देखी, तो एहसास हुआ। तो वैसा माहौल रहा है। जी जी। आपने अपने पिताजी की संघर्ष यात्रा देखी है, क्या अभिनय की बारीकियां भी आपने वहीं से सीखी हैं? नहीं, उन्होंने कुछ ना सिखाया ना बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं हर राह पे चल चुका हूँ, अगर तुमको ये पता करना है कि इस राह पे क्या होगा, उस राह पे क्या होगा, इस डिसीजन से क्या होगा, उस डिसीजन से क्या होगा, मैं ये बता सकता हूँ कि बेटा यहाँ पे ऐसा होगा, वहां पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। जी। डिसीजन लेना तुम्हारा काम है जी। फैसला तुमको लेना है, तुमको करना क्या है। मैं तुमको सिर्फ एज अ फादर सिर्फ इतना गाइड कर दूंगा कि यहाँ पे जाएगा तो ये मिलेगा, वहां पे जाएगा तो वो मिलेगा। बाकी तुम अपना फैसला लो, बाकी और आपकी किस्मत है, आप कितना मेहनत करते हो, आप में कितनी काबिलियत है। जी। तो आपने ये कब डिसाइड कर लिया था कि आप भी बॉलीवुड की तरफ रुख लेंगे, आप एक्टिंग में जाएंगे? कब आपने ये अपने आप में परिपूर्ण महसूस किया कि नहीं, मैं ये क्षेत्र आपके लिए है?
मैं जब छोटा था मुझे तब से ही एहसास था कि मुझे एक्टिंग में ही कुछ करना है और मुझे उस लाइन में ही जाना है, बट ऐसा कुछ ट्रेनिंग या एजुकेशन छोड़ के ऐसा कुछ करके सोचा नहीं था। अच्छा, तो वो नॉर्मल सा था। जी। एजुकेशन आपका कंप्लीट किया, उसके हाँ, बाद हाँ, आपने एक्टिंग के जी, लिए जी 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 आपने जी। कोई भी ट्रेनिंग स्कूल और एक्टिंग स्कूल में आपने स्टडीज नहीं की, आप डायरेक्ट आए हैं? हाँ, बिकॉज उनका वो था कि बेटा इससे कुछ नहीं होता, जी, अगर आपकी किस्मत में है आप बिना सीखे सब कुछ पा लोगे, और अगर आपको सब सीखे हुए हो सकता है उसमें भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको मेहनत से काम करना है, आपको लगन से काम करना है। जैसे कहते हैं कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो किसी किसी को बहुत जल्द मिल जाता है, किसी को बहुत देर से मिलता है, तो सबका अपना अपना वक्त होता है। जी, बट मेन ये है कि आप बस, जैसे अभी मैं अब जब काम करता हूँ तो जो यंगस्टर्स हैं उनको वही बोलता हूँ कि एम हाई रखो और सर नीचे रखो। राइट, अब क्या होता है कि एम कुछ नहीं होता और सर आसमान में होता है, फिर जमीन पे आके गिरता है, फिर चोट ज्यादा लगती है। सही बात है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि आप जी। अपना एम, डिसीजन और अपनी सोच बरकरार रखते हुए आगे काम करते चलिए और ऊंचाइयों पर ख्वाब देखिए, लेकिन जमीन को कभी ना छोड़िए। हाँ, मतलब एम आपका ऊंचा होना चाहिए कि मुझे ऊपर हिमालय की चोटी तक पहुंचना है, जी, बट कदम तो आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा ना। सही बात है, सही बात है। आपको आपके पिता की सर्वश्रेष्ठ भूमिका कौन सी लगती है? वो कौन सी मूवी है जो किरदार आपको बहुत आपके दिल को छू जाता है? मेरा ये मानना है कि डैडी जो थे वो ब्लेस्ड थे, जी, उनके ऊपर खुदा की, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी थी। जी, बहुत कम कलाकार हैं दुनिया में, सिर्फ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सिर्फ राइट, इंडिया में नहीं बट दुनिया में, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। जी, आप एल पचिनो ले लो, रॉबर्ट डेनीरो ले लो, फ्रेंच कुछ एक्टर्स हैं, स्पेनिश एक्टर्स हैं, सो दुनिया भर के एक्टर्स हैं, हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत ग्रेट एक्टर्स हैं, महान एक्टर्स हैं। बट मेरी ये सोच है कि डैडी उन बहुत कम एक्टरों में से हैं कि भले ही फिल्म आपको ना पसंद आए, उनका काम आपको पसंद आएगा। जी, तो वो आई थिंक तब होता है जब ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे होता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में, एंड आई एम श्योर आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी के मुंह से या कोई राइटिंग में कभी यही नहीं सुना होगा कि यार इस पिक्चर में जॉनी वॉकर बेकार था, जी, जी, या जॉनी वॉकर क्या कर रहा था। जी, जी, वो फिल्म के बारे में कुछ भी लिखेंगे, बट जॉनी वॉकर मजेदार था। जी, जी, जो भी उनके फैंस हैं या जो भी उनको पसंद करते हैं, सब यही कहते हैं कि हमको ना उनकी ये फिल्म पसंद आई, हमको उनकी वो फिल्म पसंद आई, वो बड़े अच्छे थे। तो मेरे लिए ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक रोल नहीं है, बट ये है कि लोगों को उनकी हर फिल्म का हर रोल पसंद आता है। नया दौर आप ले लो, जी, छू मंतर, जॉनी वॉकर, जी, कागज की फूल, जी, तो कितनी सारी फिल्में थी। उनकी लास्ट फिल्म चाची 420 छोटा सा रोल था, जी, जी, एंड जी, इतने बड़े एक्टर्स, कमल हसन साहब हो गए, जी, तब्बू हो गई, तब्बू। अमरीश पुरी साहब हो गए, परेश रावल हो गए, ओम पुरी साहब हो गए, जी, और उनका कितना बड़ा बड़ा रोल था। डैडी का तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा रोल था, जी, जी, सीन वही 4-5 ही थे, जी, बट फिर भी लोग जब चाची 420 की बात करते हैं तो वो जॉनी वॉकर के बिना वो टॉपिक अधूरा रह जाता है। अधूरे हैं वो, राइट, चाहे वो आनंद भी हो, 4 सीन थे आनंद में डैडी। जी, जी, एक एंट्री वाला सीन, और एक थिएटर वाला सीन, और एक राजेश खन्ना साहब का मरने वाला सीन। जी, फिर भी आज तक लोग याद करते हैं कि भाई ईसा भाई सूरत वाला तो क्या सीन किया था, क्या काम किया था। जी, और आनंद जैसी पिक्चर में जिसमें राजेश खन्ना का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस, बच्चन साहब ने क्या काम किया उसमें, जी, गाने एंड एवरीथिंग, इतनी इमोशनल फिल्म, जी, फिर भी उसमें एक कॉमेडियन आपको रुला के चला गया। रुला के चला गया, सही बात है। तो मुझे ये लगता है ये चीज करते नहीं हो, आप नहीं करते हो, ये कोई और है जो ये करता है, एंड उसकी अगर मेहरबानी हो, उसकी अगर नेमत हो तो डेफिनेटली, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। बिकॉज अब मैं भी काम करता हूँ तो हमें भी पता है कि भाई कितना मुश्किल होता है हर बार अप्रिशिएट होना। राइट, तो डायरी का ये है कि वो हर रोल में हर इंसान से अप्रिशिएट हुए हैं,
हो रहे हैं एंड आई एम श्योर होते रहेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो कुछ जी अलग ही उनके अंदर एक अलग ही ब्राइटनेस होती है जो जब वो आते हैं उनकी पर्सनालिटी में दिखती है। राइट तो वो राइट उनके साथ थी, वो जॉनी साहब के साथ थी, और मुझे ऐसा जी। लगता है कि वो डीएनए गॉड गिफ्टेड आपको भी मिला है। जी। वो तो वक्त ही बताएगा, बट कोशिश जारी है। नहीं, कोशिश जारी है और हम निरंतर देख रहे हैं आपके कार्य को। जी नहीं, थैंक यू। आपके घर में बड़ी बड़ी शख्सियतों का, मेहमानों का, जो फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले, मतलब इस तरीके के लोग जो आते रहते होंगे, वो इंस्पायर करते होंगे आपको। तो कैसा फील होता है आपको उनके साथ बैठने में, या आप क्या फील करते हैं कि जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखो, चाहे वो बचपन से हो, हमने बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस को पर्दे पे देखा है, उनके काम को देखा है, एट द सेम टाइम हमने उन्हें घर पे भी देखा है। जी तो वो कोई सोना चांदी नहीं खाते, हीरे मोती नहीं खाते, जी कोई चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। जी वो कपड़े भी नॉर्मली पहनते हैं, जी वो बातें भी वैसे ही करते हैं, वो भी दांत ब्रश करते हैं, वो भी नहाने जाते हैं। जी जी तो व्हाट इज स्टारडम, व्हाट इज दिस थिंग के अरे यार ये तो सुपरस्टार है। जी तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कहते हैं ना, वो सिर्फ एक ऑरा है, उसका कोई स्टेटस नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं जो आप अपने हाथ में रख सकते हो। जी वो हवा में है, वो सिर्फ एक नशा सा है जो एक वक्त में उतर जाता है, हर किसी का उतरता है। जी तो एज एन एक्टर अगर आप उस नशे में रहोगे ना, जी तो आप जिंदगी भर बहकते रहोगे। तो मैंने वो देखा है, वो सीखा है, एंड मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है जी कि एंड मुझे आज भी लोग बोलते हैं कि यार नासिर तुमको थोड़ा एटीट्यूड दिखाना चाहिए, तुमको थोड़ा, मैं किसको दिखाऊं, मैं क्यों दिखाऊं? एंड मैं एटीट्यूड दिखा के करूं क्या, मुझे हासिल क्या होगा? सही है। सिर्फ किसी और को आप दुख पहुंचाओगे, और वो तो सबसे बुरी चीज है। जी जी तो जितने भी नए लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, मैं वही कहता हूँ कि भाई क्यों आप ये एटीट्यूड दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, आप हो कौन? जी देव साहब रहे, राज कपूर साहब रहे, दिलीप अंकल रहे, राजेश खन्ना रहे, इनसे बड़ा तो कोई कलाकार है नहीं ना, हम तो कहीं भी नहीं है। जी जी जितने भी है कोई भी नहीं है। जी तो जब उनका टाइम खत्म हो गया, अब लोगों को नए कलाकार पसंद आ रहे हैं, नए एक्टर पसंद आ रहे हैं, जी जो नई जनरेशन है। जी सो इट डजंट लास्ट फॉर एवर, वो एक दौर होता है, एक टाइम होता है। हाँ, आप काम कैसा करते हो, आप इंसान कैसे हो, लोगों को वो याद रहता है। बिकॉज राजेश खन्ना साहब ने वैसा काम किया तो आज भी वो सुपरस्टार है। जी वो सुपरस्टार अपने एटीट्यूड की वजह से नहीं है, सही। वो अपने काम की वजह से सुपरस्टार है। तो काम पे ध्यान दो ना, तुम एटीट्यूड क्यों फेंकते हो सेट पे आके, असिस्टेंट पे या स्पॉट बॉय पे या लाइटमैन पे? उन पे एटीट्यूड फेंकने से क्या मतलब है? बिल्कुल सही। काम ऐसा करो वही कि लोग उसको याद रखें, वो छपता है, आपका एटीट्यूड थोड़ी छपता है। बिल्कुल सही। आपकी छाप छोड़ जाना चाहिए, आपके कामों से आपकी छाप छोड़ जानी चाहिए। एग्जैक्टली आपके एटीट्यूड से। लेकिन एक चीज है कि पहले के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहे हैं, कई काफी बड़े नाम रहे हैं, वो इस तरीके के इगोइस्टिक और एटीट्यूड नहीं रखते थे। एक तो ये, और दूसरा मैं आपसे खास ये भी पूछना चाह रही थी कि आपने नशे की बात की, ये जो नशे का अभी कुछ सुशांत जी के केस के बाद, तो उसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? अब जब लोग डैडी से पूछते थे कि आपने कभी शराब नहीं पी, जी, आप शराबी की एक्टिंग करते, तो आपको कैसे पता कि शराबी की एक्टिंग कैसे होती है? बहुत सही, बहुत सही। करेक्ट। तो डैडी उनको ये पूछते कि कल को बेटा अगर तुम्हारा मरने का सीन होगा तो क्या सच में मरोगे, और फिर आके सीन करोगे कि आदमी मरता कैसे है? सही। दैट इज योर जॉब ना, आपको उस चीज का पैसा मिल रहा है। जी, ये जिंदगी थोड़ी, एक जिंदगी का हिस्सा है। जी, आप जो काम कर रहे हो, जी, इट्स योर प्रोफेशन, यू गेटिंग पेड फॉर इट, जी, जी, डू इट एज अ प्रोफेशन। राइट। उसमें इतना वो क्या कि मैं शराबी हूँ तो मैं शराब पी के एक्टिंग करूँ? नहीं। तो कल को अगर मरने का सीन हो तो सच में मरोगे? नहीं ना। आप तो एक्टिंग करोगे ना मरने की, आप तो एक्टिंग करोगे ना गोली खाने की, या चाकू लगने की, या डंडा लगने की। डंडे तो रबर के होता ना। बिल्कुल। तो सही डंडे से करो ना एक्टिंग, अगर आपको रियल एक्टिंग करना है तो। ये बहाने होते हैं जी, ये बहाने होते हैं, एंड दीज बहानास डोंट लास्ट लॉन्ग। राइट। रही बात ड्रग्स की, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है, यहाँ पे हर छोटी चीज को भी लोग एक ग्लैमर की तरह से देखते हैं।
चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन इंसान का जो नेचर होता है ना, हमको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि अगर आप किसी को बोले कि भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ो या हर सुबह मंदिर जाओ, वो नहीं करेगा जी। बट आप उसको बोलो रोज रात को पार्टी करो, तो वो रोज रात को पार्टी करेगा। तो उसमें एंजॉयमेंट है ना, एंजॉयमेंट है, राइट। उसमें क्या है यार, 5 टाइम नमाज पढ़ो, मंदिर जाओ, पूजा करो, बहुत मेहनत है उसमें। पार्टी में क्या एंजॉयमेंट है, मुझे मजा आ रहा है, तो वो शैतान का खेल है ना। जी जी जी। और वो इंसान की फितरत है जी, तो वो आपकी कमजोरी होती है। सही है। तो आपको वो ना सुन के, शैतान की बात ना सुन के, अपनी कमजोरी की तरफ ना जाते हुए आप मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बनो, आप मैन ऑफ एथिक्स बनो, आप मैन ऑफ मॉरल्स बनो। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, करो तो सही। आप करोगे तो हर चीज सही हो जाएगी। फिर ड्रग्स क्या, बहुत सारी चीजें दुनिया से निकल जाएंगी। आप नशा इसलिए करते हो ताकि आपको होश ना रहे, तो आप होश ना होता है तो आपको एहसास नहीं होता सही और गलत का। सही बात। फिर वो इतना यार 2 पैक पी के यार सॉरी यार वो थोड़ा आउट था इसलिए मैंने किया, तो यही करते ना लोग, यही बोलते हैं एक बार 2 पैक देखो फिर मैं क्या डांस करूंगा। तो 2 पैक के बाद ही क्यों डांस होता है भाई, आप डांस करो ना। कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज होती है ना, आप 1 दिन करोगे, 6 दिन करोगे, 6 महीने के बाद क्या गिर जाओगे, बिल्कुल आपकी बॉडी उठेगी नहीं। बिल्कुल, तो वैसा वाला है वो, इट इज अ मेनेस एवरीवेयर, राइट। एवरीवेयर। वो फिल्म इंडस्ट्री में हाईलाइट हो जाता है ग्लैमर और पब्लिसिटी की वजह से, बट इट इज एवरीवेयर। आप कोई भी सिग्नल पे देख लो, जो बच्चे होते हैं कपड़े में लपेटे हुए, सब उनको अफीम की गोलियां चटा के उनको, यू नो, सो इट इज सो सैड, सो सैड। सरकार का काम नहीं, वो हमारा काम है, वो आपके घर से शुरू होता है। वो आपको बच्चों को ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि यू डोंट नीड टू टेक एनी नशा और एनी इंटॉक्सिकेशन टू एंजॉय लाइफ। जिंदगी वैसी ही बनी है एंजॉय करने के लिए जी, उसके बगैर ज्यादा एंजॉयमेंट है, आप उसका मजा लो ना। बिल्कुल, आप जो नेचर है उसको एंजॉय करो। तो मेरा मानना वैसा है। जी जी। आपको नेगेटिव कैरेक्टर के लिए अवार्ड मिला है, क्या नकारात्मक भूमिका में आप अपने आप को सहज पाते हैं? मुझे एक्चुअली ऑलवेज नेगेटिव कैरेक्टर ही मिला है। मैंने कभी ऐसा कुछ, बहुत कम मैंने पॉजिटिव किए हैं। पता नहीं क्यों, आई थिंक जब मैंने शुरू किया था काम, तो मेरे जहन में ऐसा नहीं था कि मुझे कॉमेडी करना है या मुझे जॉनी वॉकर की नकल करना है या मुझे जॉनी वॉकर की तरह बनना है। मुझे ऑलवेज था कि कुछ अपना एक मकाम बनाऊं, अपना एक आइडेंटिटी बनाऊं। तो इसलिए शायद मैंने कैरेक्टर्स वैसे चुने या वैसे किया जिसमें जॉनी वॉकर की कहीं कोई झलक या छवि या कुछ एक कोई भी एक चीज महसूस ना कराए कि आप उनके। हाँ, मतलब आज भी जब मैं काम करता हूँ, जैसे अभी मैं एक नया शो कर रहा हूँ सोनी टीवी का, क्यों उठे दिल छोड़ा है जी, तो उसमें जो कल ही वो लड़का मुझे बोला था कि अरे यार मेरे फादर है वो सीरियल देख रहे थे तो आपका सीन आया, तो बोलते यार ये कौन है ये, तो नासिर भाई है। तो कहा हाँ, पर मैंने तो इनको बहुत सालों से मैं टीवी में देख रहा हूँ, पर ये मुझे किसी की याद दिला रहा है, किसकी याद दिला रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे लग रहा है मैंने इनका बहुत काम देखा है। अच्छा। उसके फादर थोड़े से एजेड हैं। अच्छा। तो उसने कहा कि ये जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं। अच्छा। बोले अरे वही तो ही सिंह। ये मैं जब इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जॉनी वॉकर को देख रहा हूँ, बट वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका और जॉनी वॉकर का कनेक्शन क्या होगा। तो मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूँ। जी जी। और कितने सारे लोग हैं। मैं एक और अभी एक शो कर रहा था, उसमें जो लड़की थी, मैंने सीन किया तो उसने मुझे आके बोली कि सर आपने ये सीन किया ना, आनंद एक फिल्म आई थी उसमें एक एक्टर थे जॉनी वॉकर, आपने बिल्कुल उनकी तरह किया। ओह क्या बात है। हाँ, तो फिर मैंने कहा अच्छा, ऐसे कौन जॉनी वॉकर? वो फिर बैठ के फोटो दिखाने लगी। अच्छा भाई मैं इन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा। तो अब जैसे जैसे मेरी एज हो रही है, जैसे जैसे मैं रोल्स कर रहा हूँ या जो मेरे एक्शंस हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली मतलब इन अ परफॉर्मेंस ऑल्सो मुझे एहसास होता है ये तो मैं बिल्कुल डैडी की तरह कर रहा हूँ, ये ऐसे डैडी की तरह निकल रहा है। बिकॉज इसमें जो आनंद में जो डैडी का लुक था, शेरवानी एंड वैसी पतली दाढ़ी एंड मूछ, इसमें भी मेरा जो कैरेक्टर है उसका जो लुक है वैसी ही सेम टाइप की दाढ़ी है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे मेरे फोटो देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे वो आनंद का जॉनी वॉकर तो नहीं है। जी जी। वो कपड़े भी वैसे ही उसी टाइप के, बिकॉज ये 1947 का शो है, बेस्ड है। अच्छा। तो वो अब जाके कहीं ना कहीं अंदर से, मेरे अंदर से वो जॉनी वॉकर नजर आ रहा है लोगों को। पिछले 4-5 साल से ज्यादा दिख रहा है।
जी जी जी। नहीं, आपने काफी सीरियल्स, काफी फिल्में की हैं, और कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब हो? अगेन प्रियंका जी, मेरे लिए ये चीजें मायने रखती नहीं है, बिकॉज अगेन इट इज कि आप जो किरदार कर रहे हो आप उसको 100% दो। राइट। वो पब्लिक को पसंद आना चाहिए। अगर पब्लिक को पसंद आता है या आप एक किरदार में लोगों को पसंद आते हो तो आपको फिर वैसा ही काम मिलेगा। तो हर काम आपको, इट इज नॉट माई चॉइस कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। बाज दफा लोग उसमें मार खा जाते हैं, तो अपनी पसंद में पीछे रह जाते हैं। जी जी। आप और हमारी पसंद थोड़ी है, पसंद पब्लिक की है। जी जी। पब्लिक आपको किस चीज में पसंद करती है। जी जी। और आपको जो रोल मिलता है आपको उसको 100% बखूबी से निभाना है कि जब लोग देखे तो बोले अरे वाह यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, जी। तो फिर आपके चर्चे होते हैं, तो फिर आपको और काम मिलता है। जी जी। एंड वो फिर प्रोसेस वैसा है। जी। आपने अपने पिता के नाम पर अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है जिसका नाम है जॉनी वॉकर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस। खोला है जॉनी वॉकर एंटरटेनमेंट, बट मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा। मैंने सिर्फ उनके नाम पे कंपनी रजिस्टर करके रखी है, बट ऐसा कुछ उसमें कुछ काम किया नहीं। जस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन की कल को ऐसा ना हो कि कोई और जॉनी वॉकर एंटरटेनमेंट या जॉनी वॉकर प्रोडक्शंस खोल दे, तो वो रजिस्ट्री मेरे पास है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वो उनके नाम की वजह से मैंने किया। प्रे करेंगे कि आप बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे सीरियल्स प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाएं। लेट्स सी, फिलहाल तो मैं एक्टिंग में ही बिजी हूँ, देखो क्या होता है, क्या पता। वर्तमान में आप सीरियल और फिल्म जगत में किन भूमिकाओं में सक्रिय हैं? अभी मैं कर रहा हूँ, सोनी का एक शो है क्यों उठे दिल छोड़ा है जी। वो है 1947 पार्टीशन की स्टोरी है जी। तो वो कर रहा हूँ मैं। उसमें एक डॉक्टर का रोल है, डॉक्टर इकबाल बेग, जी जी। जो 1947 में भी चाहता था कि उसकी बेटी पढ़े लिखे, एक फॉरवर्ड थिंकिंग और मॉडर्न टाइप का आदमी है। वेरी वेरी पॉजिटिव। एक नया चैनल आने वाला है इशारा टीवी, उसके लिए एक शो कर रहा हूँ मैं। अच्छा। एक फिल्म आने वाली है रॉकेट गैंग, उसमें एक कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं। जी। एंड कुछ एक दो वेब सीरीज है उनकी बात चली है, बट वही गाली गलौच और उस तरह के सीन्स अगर ना हो तो मैं करूंगा। बाकी तो फिर मैं सब वेब को रिजेक्ट ही करता रहता हूँ। और यही सुनने मिलता है सब कर रहे हैं सर, सब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सबको ले लो भाई, मैं सब नहीं हूँ। अपनी पर्सनैलिटी भी हम खुद बनाते हैं। हाँ, और वैसे ही पेश की जाती है जैसी वही जो मैं कह रहा था ना कि टू बी अ मैन ऑफ मॉरल्स एंड एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, और उसके लिए आपको प्राइस देनी पड़ती है। बिल्कुल। ऐसे या वैसे आपको फिर प्राइस चुका के भी खुश रहना है। अगर आप अफसोस करोगे तो फिर कल को आप भी वही करोगे जो सब कर रहे हैं। जी जी। तो फिर फर्क क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने। नासिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।